इसके लिए अपन को PYQ का एनालिसिस करना पड़ेगा। हम कह नहीं रहे कि हम पहले तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ाने के बाद एक टाइम आएगा जब हम तुम लोगों को पेपर एनालिसिस करना सिखाएंगे कि वहां पे जब तुम लोग पेपर में बैठो तो तुम लोग उसको पेपर हैंडल कर सको। पढ़ना अलग चीज है यूपीएससी में, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज है, ठीक है। तो थोड़ा अलग दोनों मसले हैं। खुला क्या? हाँ। मिला क्या? हाँ। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। आज सुनना, आज अपन को दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें इन्फ्लेशन, या पहले पढ़ाते हैं तुम्हें क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिखता बिल्कुल इजी है लेकिन थोड़ा और इजी है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उस दिन बताया था डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, ओवर स्पेसिफाइड पीरियड तक, जो भी एक साल हो, तो जितना जनरली एक साल ही होता है। एक साल में तुमने, तुम्हारी कंट्री ने जो दूसरी कंट्रीज के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे वो इनकम इनफ्लो हुआ हो चाहे आउटफ्लो हो, उन सबका पूरा का जो पूरा स्टेटमेंट होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये सिंपल सी चीज है बस, ठीक है, समझ में आया। इसी चीज से सारी चीजें डिसाइड होगी। लेकिन सबसे पहले बीओपी में होता क्या क्या है, देखो बीओपी के पहले कंपोनेंट पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले होता है, इसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होता है, एक होता है करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ये बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, बैलेंस का मतलब है कि प्लस माइनस करके जो आ रहा है उसके बाद क्या, इसके बाद इसमें क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक होता है इसमें मर्केंटाइल एक्सपोर्ट, मर्केंटाइल मतलब गुड्स की बात हो रही है, और यहाँ मर्केंटाइल इंपोर्ट। तो हमने उस दिन देखा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये सारी चीजें हमने सारी देखी थी कि इंपोर्ट जनरली हमारा क्या है, $64 बिलियन अप्रोक्स, ठीक है, इतना है। और ये कुछ अप्रोक्स $34 बिलियन है एक्सपोर्ट। तो जब अपन इनका बैलेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये चीज कैसी होगी, नेगेटिव। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा नेगेटिव। अब बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, हाँ, और हाँ, एक होता है तुम्हारा सर्विसेज। सर्विसेज में इंडिया एक्सपोर्टर है, हम सब बता चुके हैं, तो ये प्लस में रहेगा। एक्सपोर्टर मतलब सरप्लस में है, इंपोर्ट भी हम करते हैं लेकिन हमारा नेट एक्सपोर्टर है। एग्रीकल्चर में इंडिया एक्सपोर्टर नेट एक्सपोर्टर है कि नेट इंपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है। चलो बढ़िया बात है, सही है। तुम लोग बस पढ़ते जाओ, हम तुम लोगों को सारी चीजें बताएंगे कैसे पेपर को फाइनली जाके वहां पर कैसे निकालना है, ठीक है।
ये सब चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी रहता है। ऐसे भी अपन लोग अगर कम पढ़ के भी प्रीलिम के लिए जाएं तो भी थोड़ा बहुत काम बन जाता है, क्योंकि पढ़ाई का प्रीलिम में ज़्यादा रोल होता नहीं। ठीक है, रोल तो होता है क्योंकि 30-40 क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने से ही निकलेंगे। ठीक है, तो वो इन डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा सब कुछ। लेकिन जो बाकी के जो 40-50 क्वेश्चन जो आप अटेंड करोगे उसमें हो सकता है कि आधे गलत हो आधे सही हो, तो उसको निकालने का तरीके अपन को सीखने पड़ेंगे। बहुत उसका लिए अपन को बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे PYQ के। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीढ़ी अगर निकाल भी लेते हैं तो उससे कुछ होना मोना नहीं है। उसके बाद की जो कहानी होती है वो मेंस में होती है। तो मेंस के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने बोला था प्री सबसे पहली शुरुआत है, प्री का सब कुछ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, फिर इसके बाद मेंस की शुरुआत अच्छे से हो पाती है। ठीक है, क्योंकि आपको टर्म्स वगैरह सारी चीज़ें मेंस में जब यूज करना सीख जाते हो, एनालिसिस करना सीख जाते हो, तो ये ऐसी चीज़ है। ये एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग अलग लेवल पे अपन को काम करना होता है। कहीं रटना बहुत पड़ता है, कभी समझना बहुत अच्छे से पड़ता है, कभी माइंड लगाना पड़ता है, कहीं कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, और हर चीज़ में हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है। बस पेपर को देख के डरना नहीं है। एक बार डरना शुरू हुआ, कंफ्यूजन माइंड में शुरू हो जाएगा, आप सब भूल जाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे दो कि मतलब बस क्या ही हो रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया प्री में, बहुत बड़ी बात है भाई। कौन निकलता है भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में? 90% बच्चे फेल होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, 98% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो निकल जाए अच्छी बात है। ठीक है, तो मेहनत करते जाओ, सीरियसली हो गया, सीरियसली पेपर निकल जाएगा। इसके बाद आते हैं पेमेंट। पेमेंट जिसे अपन डिविडेंड भी बोलते हैं, ये हमारा नेगेटिव है। और इसके बाद आता है रेमिटेंसेस या गिफ्ट वगैरह हो गई। ये हमने सब बता दिए थे रेमिटेंसेस क्या होते हैं। हमने पेमेंट बता दिया था, डिविडेंड बता दिए थे कि ये आउटफ्लो इनफ्लो वाला सिस्टम, और सर्विसेज हमने बता दी थी क्या होती हैं। मर्केंटाइल इंपोर्ट हमने क्रूड ऑयल, ये सब गोल्ड वगैरह सब बताया था। और एक्सपोर्ट में हम जनरली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मेरीन प्रोडक्ट हम जो हैं वो करते हैं। बासमती राइस हमारे एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। प्रीशियस स्टोन भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? तो देखो इन दोनों चीजों में देखो वही चीज है, जैसे उसमें था रेवेन्यू वाला पार्ट बजट में, इस वाले पार्ट से कोई ना इन्वेस्टमेंट हो रहा ना बोरोइंग हो रही है। हो रही है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। तो कैपिटल में वही चीज होती है जो बोरोइंग वगैरह होती है। तो इसमें सबसे पहले जो फॉरेन बोरोइंग होती है, कौन सी बोरोइंग? नॉन सोवरन, नॉन सोवरन बोरोइंग। नॉन सोवरन बोरोइंग का क्या मतलब है? सोवरन बोरोइंग का क्या मतलब है? नॉन सोवरन का क्या मतलब? क्या? जो कंट्री के अंदर वो सोवरेन, सरकारी। और नॉन सोवरन का गैर सरकारी। हाँ, तो ये वही बात है कि एक सरकारी एक गैर सरकारी। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था ECB, पढ़ा था हमने ECB। क्या है ECB बताओ प्रियंका? कल ही तो बताए थे। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वगैरह जो होते हैं, NRI डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं। NRI जो अपने NRI होते हैं इंडियंस हैं, बस वो इंडिया में नहीं रहते। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट होते हैं, नाम ही है उसका नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, तो ये लोग इंडिया में आते हैं, यहाँ पे पैसे में से रख देंगे
बैंकों में, यहाँ से इंटरेस्ट अर्न करते रहते हैं। तो ये है ईसीबी। क्या होता है, क्या होता है ईसीबी? कल ही तो बताए थे, बाहर से लोन लेती है। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा। और ये हो गया बोरोइंग। अब आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आ जाता है? एफडीआई से, एफपीआई से और एफआईआई से। जो होते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। जो वहाँ की बैंक्स वगैरह होती हैं वो सब ऐसे ऐसे करते हैं। बैंक्स हो गए, वहाँ के म्यूचुअल फंड हो गए, जो उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ऐसे उनकी भी होंगे कुछ ना कुछ। तो वही सब होते हैं। एफडीआई एफपीआई में डिफरेंस पता है किसी को? एसबीआई में ज्यादा परसेंट लेते हैं हम, जैसे इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग ज्यादा परसेंट मिलता है, जैसे हमें 10% से ज्यादा की ओनर हो जाते हैं। और एसबीआई में कम शेयर्स मिलते हैं, वो रेगुलेटरी बॉडी में उनका वो कुछ नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता। मेन डिफरेंस क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, सब बिखरा बिखरा बता रहे हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? बेसिक डिफरेंस बताओ। ये तो सब डेफिनेशन है, मैफिनेशन है, किताबी ज्ञान है। एक्चुअल क्या समझा तुम लोगों ने एफडीआई एफपीआई से? क्या समझा? इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दो में डिफरेंस क्या है? ये फॉरेन डायरेक्ट जो होती है कोई एक कंपनी लेके आती है। क्या है ये? ठीक है, तो एफडीआई एफपीआई में क्या डिफरेंस है? एफडीआई एक कंपनी लेके आती है और एफपीआई बहुत सारी कंपनियां लेके आती है। ठीक है, ये होता है एफडीआई एफपीआई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एफडीआई स्टेबल होता है, एफपीआई अनस्टेबल होता है। ठीक बात। और क्या था? 10% शेयर, 10% से कम शेयर, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है ये किसी को नहीं पता। इतना भी पढ़ा होगा तो कहीं से तो पढ़ा होगा, तो उसने बेसिक डिफरेंस नहीं बताया तुम लोगों को? रट लो, सीधी बात है। 10% जहां दिख जाए वहां अपन को एफडीआई ठोक देना है। तो समझ में आया? अगर 10% का सिस्टम है एफडीआई, अगर मान लो 10% अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, एक अनलिस्टेड कंपनी में 10% से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम अनलिस्टेड कंपनी में, तो वो एफडीआई होगा कि एफपीआई होगा? बताओ। एफपीआई होगा, क्योंकि 10% वाला रूल है। ठीक है, समझ में आया? समस्याएं ऐसे ही शुरू होती हैं, जब आदमी रटता है ना तब समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कि रटो तो ढंग से ही रट लो, पूरा का पूरा। समझ रहे हो? जैसे एक चीज दिख गई 10%, अब 10% से नीचे कुछ चीज पूछ ली तो वो क्या नहीं है? एफडीआई तो नहीं है। और हमने जो तुमसे पूछा वो एफडीआई है, 10% से कम। तो ये कैसे? समझ में आया? तो पहले समझो कि एफडीआई एफपीआई होता क्या है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है जो ऐसा इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आता है जो तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी लाता है, कंट्री में बिजनेस लाता है, मैनेजमेंट लाता है, ठीक है, इफिशिएंसी लाता है। समझ में? उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर
अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होता है, समझते हो, प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट समझते हो, तो वो क्या होता है, प्राइवेट अपने ही इंडिया के लोगों के साथ हो रहा है। अब यही जब फॉरेन को आप इन्वॉल्व करो कि भाई हमारा इतना शेयर है, तुमने देखा होगा कि कई कई जगह 70% कर देते हैं, कहीं 74 कर देते हैं, कहीं 49% लोग आ जाएं यहाँ पे इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सुना है ना, ये इतना तो सुना ही होगा कि जैसे हमने डिफेंस में अब 74% कर दिया, फ्लिपकार्ट में भी आया था ना 74%, वो हाँ, ये सब चीजें वैसे ही है। रिटेल इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टिंग में शायद 100% है आज के दौर में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, जब एफडीआई आता है तो वो साथ में पैसे भी लाता है, पैसे के साथ साथ वो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, अपने बहुत सारे वर्कर, सब कुछ वो पूरा का पूरा सेटअप करने आया है यहाँ पे बिजनेस, उसे कहते हैं एफडीआई। एफडीआई नॉन डेप्ट होता है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आया है, तुम्हें कर्जा देने नहीं आया है, वो तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं खरीदता, ध्यान रख लो ये चीज, समझ में आया। लेकिन एफपीआई क्या होता है, एफपीआई आपका होता है जो पैसा देने आया है, बस पैसे देगा, जब मन करेगा वो निकाल लेगा, जब मन करे, शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड में हो गया, पैसे लगा देगा, ये सब चीजों में हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एफपीआई कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आता जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही हो, मैनेजमेंट भी आ रहा हो, समझ में आ रही है सारी चीज, बेसिक चीज है एफडीआई। तो एफडीआई क्या होता है, नॉन डेप्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाओ बेसिक डेफिनेशन पे। तो हम सबसे पहले तुम्हें ये समझाते हैं कि ईसीबी क्या है, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है। ये हो गया बेसिक चीज, समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। ये वाला टर्म आया था इनडायरेक्ट पेमेंट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर के फॉर्म में आया था यूपीएससी में 2022 में, एक अच्छा मोटा ताजा क्वेश्चन, चार उसमें ऐसे थे कि वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, समझ में आया? अब देखो तुम्हें सबसे पहले हम एफडीआई एफपीआई के डिफरेंस बताएं। ये लिख लिया कि नहीं लिख ली, ये चीज समझ ली कि नहीं? अब देखो अभी इसमें अपन ने ये देखा तो करंट अकाउंट ए तुम्हारा जनरली है पॉजिटिव, ए है नेगेटिव, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है अगर ओवरऑल देखा जाए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये वैल्यू नेगेटिव बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि ये 10 है तो ये 5 है, ठीक है। तो -10 + 5 करोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा कि -15 आएगा, बताओ प्रियंका? -10 + 5 -5 आएगा ना भाई, ठीक है। प्रियंका कह रही होगी ये क्या मजाक है, ऐसे मजाक नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आएगा माइनस में, और ये चीज होती है। तो ये तो हम बोरोइंग कर रहे हैं, जो हमें आने वाले टाइम में हम देंगे, ये हमारा आ रहा है इन्वेस्टमेंट, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ओवरऑल ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये इससे बैलेंस हो जाता है, बैलेंस करना होता है। लास्ट में ये लोग ऐसा करेंगे कि भाई सीधी बात है यार, ये नेगेटिव आ रहा है तो भाई वो बोरोइंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, इससे भी इनफ्लो हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो इस चीज को वो इतना करेंगे कि ये माइनस में है प्लस में हो तो इन दोनों को काट के 0 आ जाए लास्ट में, ठीक है। अब वो तुम उस चार्ट देखोगे जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें देख लेना क्या कैसे रहता है। बस ये है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता है वो सरप्लस में है और करंट अकाउंट डेफिसिट में है, ये तो हमें पता है। तो इन दोनों को प्लस माइनस करके 0 आ जाता है, तो बैलेंस हो जाती है चीज। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में पहुंच गया तो बड़ी दिक्कत है, सरप्लस हो तो अच्छी बात, क्या होता है भाई, सरप्लस ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में इंडिया के, हाँ भाई।
करंट अकाउंट डेफिसिट एक बार 2020 में प्लस में हुआ था 17 साल के बाद। ये लिख लो, फैक्चुअल है। ऐसा पूछे कि करंट अकाउंट डेफिसिट कभी सरप्लस हुआ ही नहीं तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सरप्लस हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ 2020 में। 2020 में सरप्लस होने का रीजन ये था कि उस समय क्या हो रहा था कि लोग पूरे कोविड चल रहा था, लॉकडाउन लगे हुए थे, तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी, ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ था। तो जो जब उस समय क्रूड ऑयल जो हमारा लार्जर कंपोनेंट है अपने इंपोर्ट का, जो हम गल्फ कंट्रीज और अदर कंट्रीज से लेते हैं, तो उस समय क्या हुआ था कि डिमांड नहीं हो रही थी क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई थी। तो क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई थी और हम तब भी ग्रेन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अपने व्हीट, राइस, ये सारी चीजें। तो एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि हमारी कुछ पल के लिए करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया था 2020 के टाइम में। लोगों ने सोना मोना कम खरीदना शुरू कर दिया था। ऐसा हुआ होगा क्योंकि उस समय लोगों को पड़ा था कि मरू ना जाए, सोने का क्या करेंगे। लोग सेविंग में पैसा रख रहे थे ज्यादातर कि पैसा हाथों हाथ रहे, कुछ हो जाए। तो वो एक इंजेक्शन मिल रहा था 25-25 हजार रुपए का, कौन सा था, कौन सा, हाँ रेमडेसिविर। भाई उसकी तो ऐसी डिमांड थी जितनी तो डिमांड नहीं थी उस समय किसी की। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब तुम देखो, इन दो चीजों को समझना है अपन को, ईसीबी, एफडीआई, एफपीआई, बस ये चीज है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हम तुम्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले एक चीज और बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? वो ठीक है, देखो अभी तुम लोगों ने एक टर्म सुना होगा, फुली करंट अकाउंट कन्वर्टिबल सुना है, और फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल सुना है कि नहीं सुना? हाँ सुना तो हो गई, रट भी लिया होगा, समझ में नहीं आया रटें कैसे। अब तो छोटी छोटी चीजें कितना, हाँ हाँ अभी बता रहे हैं। देखो इंडिया ने कुछ 1997 के लगभग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 1997 में करंट अकाउंट कन्वर्टिबल फुली कर दिया है। ठीक है, मतलब इसमें देखो अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना बोरोइंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रेड होगा जनरली। अब ट्रेड को अगर तुम पहले समझ लो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप एक करेंसी दूसरी करेंसी में हाल के साल क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कि डॉलर अगर रुपये में हाल के साल कन्वर्ट हो जाए तो चीजें, ट्रेड बेहतर हो जाएगा उसमें कि नहीं हो पाएगा। हमें जैसे खरीदना है विदेश में जाके कुछ सामान, तो भाई हमने रुपये दिया फटाफट, उनने डॉलर दिया, हमने फटाफट चीजें खरीदी। अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो उस पर कि भाई आप कन्वर्ट इतने से जितना नहीं कर पाओगे, तो आप ट्रेड अच्छे से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए, अच्छा ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने फुली करंट अकाउंट कन्वर्टिबल 1997 में ओपन कर दिया। इतना समझ लो तुम, समझ में आ गया। इंडिया ने फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को, इंडिया ही ने नहीं पूरी किसी भी वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ कंट्री ने इसको अभी तक परमिट नहीं किया। फुली किसको, कैपिटल को। ऐसा क्यों, यही तो सवाल है। हाँ सही बात है, यही रीजन है इसका।
क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की और बोरोइंग की, ठीक है। अब जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि ईसीबी होता है, वो 3 साल तक के लिए उन्होंने मिनिमम टाइम पीरियड रखा हुआ है कि आपको 3 साल तक का लिए ही लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप ले सकते हैं ले लो। तो इससे क्या मतलब हुआ कि आप 3 साल तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अब चीजें। जैसे एफडीआई में इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं पे तुम देखना स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा एक बैंक है, पब्लिक बैंक जो है, पब्लिक बैंक पे 20% है, प्राइवेट में शायद बढ़ गया हो, 74% के लगभग हो चुका है, 74 या 49 है, देख लेना, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन ज्यादा है, या तो 74 है। एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब जैसे पब्लिक एलआईसी पब्लिक कंपनी है तो उसमें 20% है, समझ में आ रहा। तो तुमने अभी देखा होगा कुछ दिनों से न्यूज देखते होगे, तो उसमें देखते होगे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी मीडिया का काम करने लगी हैं, बीबीसी इंडिया। भाई अगर हम एफडीआई अलाउ नहीं करेगा उस चीज को जगह इंडिया, तो इंडिया में वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इंडिया ने फॉरेन मीडिया को कुछ परसेंट उन्होंने दिया है कि आप इंडिया में मीडिया में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, समझ में। 100% नहीं है, बहुत लगभग शायद देख लेना कितना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बेसिक फंडा समझो, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये चीज देखो कि एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि 100% कर दी बहुत सारी चीजें। जैसे अभी तुमने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो 2020 में कुछ चेंज हुए थे 2020 में, तो तुमने देखा होगा कोल माइनिंग 100% है एफडीआई, वो भी ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट पता है, अभी हम तुम्हें बता रहे हैं, पहले इसको समझ लो कि ये चीज का मतलब क्या होता है 100%, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा कोल प्रोसेसिंग, ये भी 100% है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी 100% है। डिफेंस 74% है, ठीक है। स्पेस का देख लेना, पता नहीं कितना है स्पेस, देख लेना, शायद 74 से शायद 100% हो, ठीक है। तो तुम ये सब चीजें ठीक है। और इसमें जैसे अपना ये जो चीज है क्या बोलते इसको, इवन तुम्हारे ये जो मीडिया वगैरह होते हैं ना, ये जो न्यूज वाले, देख लेना एक बार अगर लिस्ट अगर क्लियरली हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, इनको तुम समझना आना चाहिए कि ये 100% कहीं कम है कहीं ज्यादा है। जैसे तुम्हारी पब्लिक बैंक है, उसमें सिर्फ 20% ही अलाउ करके रखा हुआ है, ठीक है। 20% तक आप एफडीआई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये फुली तो नहीं है, कुछ जगह आपने पूरा अलाउ करके रखा हुआ है, कहीं पे आपने रेस्ट्रिक्शन करके रखा हुआ है। तो आपने देखो पब्लिक बैंक जो होते हैं, जैसे अपना एसबीआई है, ये पब्लिक बैंक है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब एक कितना क्रिटिकल बैंक है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम, अगर आप समझो इस बात को, अगर मान लो ये 100% कर दे पब्लिक बैंक, पब्लिक में इसका सबसे ज्यादा पैसा हमारा है, किसमें है, एसबीआई में है, और भी जो बैंक्स हैं वो भी हैं बैंक्स हैं, समझ में आ रही है ये चीज मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरनेशनल में कभी क्राइसिस हो जाए तो भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे वो पूरा पैसा मैसा यहाँ पे छोड़ छाड़ के, जो अपना पूरा बिजनेस लेके भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे। आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है, ग्लोबल रिसेशन जब चलता है, तो भाई सबसे ज्यादा इस कंडीशन में नुकसान किसको हो जाएगा, इंडिया के लोगों को, गवर्नमेंट को हो जाएगा कि नहीं। ये लॉस में गए तो हम भी लॉस में चले जाएंगे। तो इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ नहीं किया गया है। अब इसके इन्होंने कुछ रीजन दिए, हमें दोनों तरह से समझना है कि इसको करने से क्या फायदे हैं, इसको ना करने से क्या फायदे हैं, और इसको मतलब इसको कर देने से क्या फायदे हैं और इसको कर देने से क्या नुकसान है, ठीक है।
समझ में आ रहा है चीज? डिफेंस का शायद 74% है। देख लो एक बार, अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी याद नहीं रह पाती, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत देख लिया करो तुम लोग। देख लो एक बार FDI इन डिफेंस कितना है, और फिर ये देख लो ऑटोमेटिक रूट है कि हाँ। एक चीज और होती है, अगर तुम लोग हो इंडिविजुअल, अगर तुम लोग विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हें एक स्कीम के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसका नाम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ऑटोमेटिक रूट से 70%। और गवर्नमेंट रूट से 100% है। ऑटोमेटिक रूट से इतना है और गवर्नमेंट रूट से 100%। गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी उसमें। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं पहले कि ये फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्तन का वो कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता परिवर्तन। हाँ, पूंजी खाता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है चीज? हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया जाए। कर दिया, ऐसे ही करते हैं। बताई थी कि अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है, बता रहा हूँ। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं उसको, RBI से रेगुलेट करती है। देखो पहले तो इस चीज को समझो, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों को? अब मुझे ये बताओ, फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से फायदा क्या है? फायदा क्या है? देखो, सबसे पहले ऐसा हो कि भाई इंडिया है, इंडिया ए है, इंडिया ए हो गई, इंडिया है कि नहीं है? अपन को पता है कि एक चीज तुम लोगों को अभी पता नहीं है, अभी हम तुम्हें एक चीज बता रहे हैं, पहले रुको, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले इंडियन इकोनॉमी को समझना जरूरी है। देखो, हमने शुरुआत की 2-3 क्लास हुई थी, उनमें बताया था, हम फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वो समझना इसलिए जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो क्यों, हमने ये बताया था कि हमने जब 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया था कि स्पेशली 1991 के बाद की कहानी, उसके पहले की भी कहानी हमने बताई थी, इसके बाद की भी कहानी बताई थी। लेकिन हम देखते हैं एक जनरली ये होता है कि इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बन पाए, रादर देन हम सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी बन गए। पता है कि नहीं पता है सबको? नहीं पता, क्योंकि क्लास में नहीं थी ना उस समय। तो अब मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। शायद इस पे UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है कभी, मेंस का निकालो, वो क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, अभी आज ही सॉल्व करेंगे। और अब ये नहीं पता कब आया था, शायद आया हो था। हाँ, इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर रादर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ला हमें दे दो, फटाफट सेव करके हम बता रहे हैं। ये क्या है? पेपर। अच्छा, पेपर। अच्छा, service, but India shifted directly from agriculture to service. What are the reason for the huge growth of service and industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? ठीक है, ये है क्वेश्चन, निकालना है 2014 का UPSC का क्वेश्चन, GS3 होगा शायद। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जॉबलेस इकोनॉमी हो रही, जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया की, ये इसी पे चलता रहता है सारा सिस्टम। लो, इनसे अच्छा देंगे अपन रीजन।
हाँ ये तो रटे रटाए रीजन है, ये छाप दो, ये छाप दो, ये छाप दो। अपन निकाल के रीजन देंगे, मिला के नहीं मिला, ढूंढ खोज मोज। फर्स्ट ही है, पढ़ो हिंदी में, जोर से पढ़ो, जोर से, सामान्यतः देश कृषि इतना पढ़ो कि लोग सुन सकें। और सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतर्गत। वो नहीं समझ में आ रहा, बगल वाले तक को, यहाँ खड़े होके सुन। हाँ ठीक है। सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं, पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो देखो ये चीज समझना जरूरी है। क्यों? हमें ये चीज बतानी थी उस चीज के लिए, लेकिन देखो हर चीज बेसिक से, हर चीज बैकग्राउंड से कनेक्टेड रहती है। अगर तुम्हें ये चीज पता है तो ये चीज पता चली। देखो बेसिक समझो इस चीज को। इंडिया 5 ईयर प्लान से अपनी कहानी शुरू करता है। सबसे पहले उसने शुरुआत की अपनी एग्रीकल्चर से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो उसने एग्रीकल्चर पे अपना फोकस किया। तुमने देखा होगा कि भाखड़ा नंगल डैम बने कि नहीं बने? कहाँ है भाखड़ा नंगल डैम बताओ? किस रिवर पे? ये गलत बात। ठीक है, ऐसे डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम बनाया गया। वो एक उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचा डैम है तेहरी डैम। ये सारे डैम उस समय बनाया गया। मतलब उनका बेसिक पर्पज ये था कि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। इसी समझ में आई? ऐसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ, फिर आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने कोशिश की कि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करें, एग्री इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करें। ठीक है, पता है? तो उसके बाद नेहरू जी थे उस समय पे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू कर दी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे तुम्हारी ये महारत्ना, जो आज के टाइम में हमें महारत्ना नवरत्ना बोलते हैं, ये उस समय की इंडस्ट्री हैं। जैसे HPCL इंडस्ट्री बनी, भेल बनी, BHEL बनी, ONGC बनी, पावर के लिए वो NTPC, ये सारी कंपनी बनी होंगी। इनके टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझो उस चीज को कि ये कंपनीज बनाएंगे। समझ में आ रहा? तो अब हमने जब अब सवाल यहाँ भी शुरू होता है कि भाई इंडस्ट्रियल बेस की तुमने शुरुआत तो कर दी सेकंड 5 ईयर प्लान से, और आज तक तुम्हारा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी स्टैग्नेटेड है, आज भी वो ग्रो नहीं कर रहा है। क्या रीजन है भाई? जिसकी जैसे एग्रीकल्चर की तुमने शुरुआत की, तो एटलीस्ट हम आज एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, अच्छी फूड सिक्योरिटी नहीं है, मतलब इन द सेंस की न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दे पा रहे हम, एग्रीकल्चर भी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ कभी फेमाइन नहीं आया। हम एक्सपोर्टर हैं, नेट एक्सपोर्टर हैं अपने एग्रीकल्चर। 1991 के बाद से इंडिया नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये भी लिख लो। 1991 के बाद। और इंडिया, ये तुम लोगों को इसलिए पता होना चाहिए, जब भी अपन लोग बोलते हैं भारत के बारे में तो बोलते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। भाई भारत कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि हम नेट एक्सपोर्टर हैं, हम इतना प्रोड्यूस करते हैं कि अपने लोगों को भी खिलाते हैं और बाहर के लोगों को भी खिला देते हैं। और अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट रोक देता है कभी राइस बीट पे, तो तहलका मच जाता है विदेशों में तक। मतलब ये एक अच्छी बात है कि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब हमने शुरुआत सेकंड 5 ईयर प्लान से की, तो वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? समझ में आ रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक तो हमें सेल्फ रिलायंट बन जाना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन उसी टाइम में चाइना को देखो, तो चाइना बहुत सक्सेसफुल हो गया। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। और उसके बाद इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब इतना ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करता है, चीजों को मास प्रोडक्शन करता है, और उसकी वजह से वो एक्सपोर्टर कंट्री है, नेट एक्सपोर्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और उसकी वजह से पूरा इतना उसके बाद फॉरेन रिजर्व है कि वो पूरे मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को क्या करता है? मैनिपुलेट भी करता है।
अभी हम तुम्हें बताएंगे, इसको बोलते हैं नेबरिंग बेगरिंग थाई क्या बोलते हैं, नेबर बेगर थाई पॉलिसी, शायद नेबर थाई बेगर थाई पॉलिसी कुछ होता है, ठीक है, देख लेना वो सही बोलना है कि नहीं। नेबरिंग बेगर थाई पॉलिसी, ये फ्लो रुक गया यहाँ पे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम फोकस ही कर रहे हैं। देखो देखना वो नेबरिंग बेगर थाई पॉलिसी बोलते हैं शायद, या बेगर, देख लो देख लो देख लो। इसका सीधा सीधा वो सब देख लेना क्या टर्म है उसका, सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने नेबरिंग को गरीब बना दो, ठीक है, अपनी अपनी करेंसी, ये क्या बोलते हैं उसको, मिलेगा क्या, पड़ोसियों को मतलब भिखारी बना देते हैं। वही बेकारी बना दो, अपने सामान सस्ते दामों में बेचो, ठीक है, और जिससे तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। देख लो ये सब एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना डेवलप नहीं हो पाया, चाइना का बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया। चाइना का भी और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन हमें चीजें समझने की जरूरत है। तो ऐसा क्यों, मेन मुद्दे पे आते हैं, ऐसा क्यों, समझ में आ रहा है। सबसे पहला फोकस है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया इंडस्ट्री पे, वो किया है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो ठीक है, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं, मैन पावर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इंडिया जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब इस चीज शुरुआत की, तो ना तो उसके पास टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी पे वो किस पे ऊपर डिपेंडेंट हो गया, रसिया, बहुत सारी कंट्री, मतलब रसिया और भी कंट्रीज पे हुआ होगा, लेकिन मेजरली रसिया पे हुआ था, ठीक है। स्किल उसके पास इतनी ज्यादा थी नहीं, ठीक है। और तो इन लोगों ने मतलब समझो इस चीज को कि जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं, समझो इस बात को, पहले समझने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है नहीं और तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन कौन से बड़े बड़े प्रोडक्ट तुम बना तो सही रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जैसे ट्रांसफॉर्मर बनाएं हम, तो ट्रांसफॉर्मर बाद में इलेक्ट्रिसिटी में काम करे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सुनना इस बात को बहुत बारीकता से, इसको हटा दें क्या हम, अब देखो इसको ध्यान से देखना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा था, क्या देखा था कि कॉलोनियलाइज्ड टाइम से, मतलब जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया के टाइम में, तब इसमें बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, ये तो पता है, मतलब बहुत सारे, क्या 80% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फिर आता है सर्विस सेक्टर। तो अब ये बताओ, हमने पहले भी बताया, अगर एग्रीकल्चर में प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस, अगर ये चीज मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, इस चीज को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करेंगे तो मल्टीपल और डाइवर्स गुड्स बनेंगे, ठीक है। ये तो होता है, डाइवर्स गुड बनते हैं इस पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद, डाइवर्स गुड्स बनेगा, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारी चीजें इसमें प्राइमरी में होती। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओगे तो ये जो पॉपुलेशन है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी भाई, उनको प्रोड्यूस करने के लिए चीजें चाहिए ना भाई। और जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, लॉजिस्टिक इंक्रीज होगा,
ठीक है, तुम्हारे यहाँ पूरा उसको मेंटेन रखने के लिए तुम्हारे पास अच्छा खासा ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें मतलब सर्विस सेक्टर जो होगा वो भी बूस्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज बूस्ट होती है, ऐसे चलता है पूरा इकोनॉमी। ये हो गया जनरल सीक्वेंस। ठीक है, इंडिया के केस में क्या हुआ, इंडिया ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, और सेकंड 5 ईयर प्लान से मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग पे सेकंड फोकस तो किया, लेकिन आपने क्या क्या किस इंडस्ट्री पे फोकस किया, लार्ज इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। लार्ज इंडस्ट्रीज पे आपने फोकस किया। अब लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैन पावर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इंडिया उस समय पे जब शुरुआत कर रही थी, उठ रही थी इंडिया, तो उसके पास ना तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना ही इतना ज्यादा स्किल लेबर था, ना ही इतना ज्यादा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। फिर भी इंडिया ने कुछ भी करके बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, बनी है इंडस्ट्री। अब प्रॉब्लम क्या आई इनमें, एग्रीकल्चर सेक्टर और इन लार्ज इंडस्ट्रीज में क्या हो गया, गैप हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, अनस्किल्ड थी। यहाँ पे क्या थी, अनस्किल्ड थी कि नहीं थी? आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो इस चीज के लिए वो कहां से आ रहे हैं, फॉरेन से। तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट होने थे वो आपकी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुए, ये प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो? ये हम दूसरी बड़ी बड़ी कंट्रीज से डिपेंडेंट बढ़ गए हैं कि हमें भाई टेक्नोलॉजीज दो, इंपोर्ट कर रहे हैं हम चीजें, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है भाई, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, उनसे स्किल मांग रहे हैं, उनसे मैनेजमेंट मांग रहे हैं, उनसे सारी चीजें मांग रहे हैं। और ये जो सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर हमारा था, इसके और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया। अगर ये अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, देखो हम और अच्छे से बता रहे हैं। अगर मान लो इसके बीच में लार्ज इंडस्ट्रीज पे आप जाते, लेकिन थोड़े समय के बाद जाते, अगर इसकी जगह आप एमएसएमई पे चले जाते, ठीक है, अगर आप फूड प्रोसेसिंग पे जाते, तो इन इंडस्ट्रीज में एक तो आपको हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। ज्यादा टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर नॉर्मल टेक्नोलॉजीज हैं उनसे भी आप चीजें डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर से ये सेक्टर फूड प्रोसेसिंग हो गया, एमएसएमई हो गया, ये डायरेक्ट क्या है, इससे लिंक है। तो अगर मान लो कि भाई चीज हम एग्जाम्पल दें कि सिंपल सा एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास दें हम, कि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे मान लो जनरल एग्जाम्पल है टोमेटो ही, अगर मतलब एक टमाटर की बात कर लें हम, अगर हम टमाटर की बात कर लें और इसमें हम सॉस क्रिएट करें, तो इसका डायरेक्ट लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर ये डायरेक्ट लिंक हो रहा है तो भाई यहाँ से जो ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे जो काम कर रही है वो यहाँ शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। यहाँ के जो गुड्स होंगे वो एमएसएमई मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जब ये दो चीजें जाएंगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि इसके लिए एक मार्केट मिल गया। और मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो सीधा कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप ट्रांसफॉर्मर बना रहे हो, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जा रहे हैं, ये दूसरी कंट्री नहीं, दूसरे और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए चीज कुछ क्या बोलते इनपुट का तरह काम कर रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर बना रहे हो यार, तो तुम पावर सेक्टर में वो कोई बड़ी सी इंडस्ट्री खोलोगे तो ट्रांसफॉर्मर पावर सेक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्टों की जो डायरेक्ट कंज्यूमर को है, वॉशिंग मशीन बना लो, रेफ्रिजरेटर बना लो,
ठीक है, टूथब्रश बना लो, मतलब जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिससे वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएंगे। और अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएंगे वो प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इस केस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रीज तो बढ़ रही है, नो डाउट। एक तो इनपुट हमारा विदेशों से आ रहा है, और जो हम प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूमर खरीद नहीं पा रहा, क्योंकि डायरेक्ट वो कंज्यूम नहीं कर रहा किसी चीज को। ठीक है, तो ये लार्ज इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना एक बर्डन हो गया कंट्री के लिए। समझ में आ गया? तो हमने इंडस्ट्री तो बहुत सारी बना ली, लेकिन वो एज अ बर्डन हो गया इंडिया के लिए, बर्डन हो गया। और इस बर्डन हो गया, ये समझ में आ रहा कि नहीं? और ये चीज अगर इस तरह से अगर फ्लो होते तो क्या होता? बर्डन बनता क्या? नहीं बनता। बल्कि एमएसएमई अगर ग्रो कर देते तो फिर आप लार्ज इंडस्ट्री पे जाते, तो जब तक क्या होता, कंज्यूमर के पास एम्प्लॉयमेंट होता, उसके पास जॉब होती, तो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज की चीजें भी परचेज कर पाता। अब वो परचेज ही नहीं कर पा रहा, तो एक तो चीजें नहीं बिक रही उसके उस लार्ज इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो इस सारा का सारा लॉस कौन झेल रहा है? गवर्नमेंट झेल रही है, गवर्नमेंट की नहीं। तो गवर्नमेंट को तुम्हें इनपुट भी लेना है विदेशों से, और पूरा सिस्टम भी मैनेज करना है उसे, कि भाई ये कैसे हम चीजें बेचें, बनाएं, कुछ भी करें तो हम ही खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट कह रही हम ही को ले लो, हम ही बनवा रहे हैं, हम ही को भेज दो, ठीक है, हम ही देख लेंगे। तो सारा सिस्टम यहाँ पे जो लोगों को एक्चुअल में बेनिफिट होना चाहिए था, वो एक्चुअल में ना होके गवर्नमेंट के लिए जब बर्डन बन गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, यही प्रॉब्लम की, यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि 1991 में इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेलना पड़ा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। ठीक है, इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है, और इंपोर्ट होगा तो हमारी करेंसी क्या होगी? हम विदेश, मतलब हमें ज्यादा अपनी करेंसी, मतलब आउटफ्लो होगा, सीधी बात है, करेंसी का होगा तो रुपये क्या होगा? डिवैल्यूट होगा, डेप्रिशिएट होगा। उस समय डेप्रिशिएट नहीं होता था कि फ्लोटिंग नहीं था, तो मजबूरी में हमें डिवैल्यूट करना पड़ रही थी करेंसी को। हमारे पास फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। अब जिस कंट्री के पास, कल हमने तो बताया था कि आरबीआई ने एक आर्गुमेंट दिया था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, अगर आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कोई भी लोन लेना है, तो हमारे पास कम से कम फॉरेन रिजर्व होगा, तो एक सिक्योरिटी रहेगी, सस्ते में मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में 1991 के टाइम तक आते आते इंडिया में बीओपी क्राइसिस हो गया था, ये रीजन था। और इंडस्ट्रीज का कोई फायदा हो नहीं पा रहा था इंडिया को, सारी चीजें। और गवर्नमेंट को, क्योंकि हम सोशलिस्ट कंट्री थे, सोशलिस्ट मॉडल पे काम करते थे, तो हमने प्राइवेट लोगों को ज्यादा अनुमति नहीं दी कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो मत। तो उन जब प्राइवेट लोग, उस समय लाइसेंस सिस्टम चलता था, कोटा सिस्टम चलता था। ठीक है, अगर तुम्हें कोई इंडस्ट्री खोलनी है, तुम्हें कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो पहले सर आईएएस के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो उस समय ब्यूरोक्रेट इतना पावरफुल हुआ करता था इंडिया में कि अगर वो चलता था ना तो जिला दहलता था कि भाई कलेक्टर साहब आ रहे हैं। अब तो कलेक्टरों की इतनी वैल्यू भी नहीं बची। ठीक है, जब से प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया, जब से कलेक्टरों की इतनी वैल्यू नहीं बची है, नॉर्मल बची है, लेकिन आम आदमी के लिए बची हुई है, किसी बिजनेसमैन के लिए। पहले बहुत पावरफुल होते थे आईएएस आईपीएस, और तुमने देखा होगा कि यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि रेड टेपिज्म बढ़ा देश में, करप्शन बढ़ा देश में, ब्राइबरी बढ़ी देश में। इसलिए हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी अपने आप को इतना वो समझती है कि हम यहाँ के सुप्रीम लीडर है। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ा रीजन था। अगर शुरुआत से प्राइवेटाइजेशन होता, धीरे धीरे प्राइवेटाइज करते, आप एमएसएमई डेवलप करते, तो पूरी कंट्री के साथ हर एक इंसान ग्रो करता, उसे एम्प्लॉयमेंट मिलता, उसे एजुकेशन मिलता। क्योंकि जैसे जैसे आपको जॉब मिलती, जैसे मान लो पेरेंट्स को जब जॉब मिलती है तो वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, करते हैं कि नहीं करते? तो इसी के साथ फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर बढ़ता। ठीक है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो ये चीज हमारी हो गई फॉल्ट। तो इन दोनों के बीच में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन सब के बीच में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। अब हुआ 1991 का टाइम,
हमने देख लिया बीओपी क्राइसिस हुआ, आईएमएफ से हमने कहा कि भाई हमें कुछ पैसा दे दो, आईएमएफ ने कहा कि भाई तो हम पैसा तो दे देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। सुना है इसका नाम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो अपन बोलते हैं एलपीजी हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आया। वो कोई रिफॉर्म तो ठीक है, वो हमारी मजबूरी थी। थोपा नहीं, हमारी मजबूरी थी खोलने की। अगर हम खोलते नहीं तो हमारा तो गेम खत्म, हम मतलब थोपा ही गया था। सीधी बात है, हमारी सीधी बात है एलपीजी रिफॉर्म। और हम सारी चीजें एक साथ ले आए, एक साथ हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एक साइड हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, एक साथ ही हमने लिबरलाइजेशन कर दिया। बल्कि तुम्हारी इकोनॉमी उस चीज के लिए तैयार नहीं है भाई। तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा अटका पड़ा है जो खुद एज अ बर्डन की तरह काम कर रहा है। उस टाइम पे तुम सोचो ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, अब ये इंडस्ट्री compete करेंगी किसके साथ? ग्लोबल कंपनीज के साथ। क्या compete कर पाएंगी? compete कर ही नहीं सकती। और तुमने ये भी देखा होगा कि इंडियन जो बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था, 1969 में किया गया था कि नहीं? तो उन बैंकों का क्या काम था? बैंकों का कोई काम नहीं था। बैंक देते थे कि मंत्री जी ने बोला, विधायक जी ने बोला, इन भाई साहब को लोन दे दो, इन भाई साहब को लोन दे दो, इन भाई साहब को लोन दे दो। तो लोगों का जो पैसा था वो ज्यादातर इन्हीं लोगों में ही जा रहा था, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पा रहा था उसका। और प्राइवेटाइजेशन था नहीं। समझ में आ रही ना? सोचा कोटा सिस्टम पड़ा है ना, लाइसेंस सिस्टम। कोटा लाइसेंस सिस्टम क्या है? तुम्हें इंडस्ट्री खोलनी है भाई, कोटा लग जाएगा, लाइसेंस लग जाएगा, ये वो फलाना, ये ढमका, ये चीजें वो चीजें, हजार प्रॉब्लम। और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी उतनी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग। उतनी ज्यादा करप्शन होगा देश में। और यही रीजन था 1991 का जो हैंगओवर है वो आज तक नहीं उतर पा रहा। आज भी यही चीजें चलती रहती हैं। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब 1991 आया, तो अब ये बताओ कि जब ग्लोबल कंपनीज विदेश में आएंगी तो वो तुम्हारी टूटी फूटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसेंगी कि वो सर्विस सेक्टर में घुसेंगी? भाई इसमें क्यों घुसे भाई? वो ऑलरेडी बर्डन लाइफ जी रही, वो यहाँ पे तुम्हारे लिए हित करने नहीं आ रही है। वो किस लिए आ रही है? वो आ रही है प्रॉफिट कमाने। और प्रॉफिट उनको कहाँ में दिखेगा? यहाँ पे सर्विस सेक्टर। और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट जो लोग आए तो वो भी कहाँ घुस गए? वो भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं घुसे, वो भी सर्विस सेक्टर में चले गए। तुमने देखा होगा 1991 के बाद एजुकेशन इतना ज्यादा स्पीड में बढ़ा है कि क्या बताएं। बढ़ा है कि पहले सब गवर्नमेंट स्कूल होते थे, अब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट की अब कोई वैल्यू नहीं बची। ठीक है, हॉस्पिटल देख लो, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए कि गिनती नहीं बची। तुम्हारे उसी टाइम से विप्रो खुला, टीसीएस खुला, इन्फोसिस खुला, इतनी सारी। अब तुम्हारी सॉफ्टवेयर में हर चीज में तुम्हारा क्या हो रहा है? सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर बढ़ सारा मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया? सर्विस सेक्टर में। तो इंडिया एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट हो गया? सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा रह गया पीछे। और यही रीजन है कि आज भी तुम उठा के देख लो तो 1991 के पहले जो हाल था वो 1991 के बाद भी वही हाल है, मोर एंड लेस वैसे ही हाल है। 1991 के बाद भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी अभी भी स्टैग्नेटेड है, ग्रो नहीं हो रहा है। तो हम ज्यादातर पैसा, अब ये तुम खुद से सोचो ना भाई, ये देखो तुम, आज 52 से 54% ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर पे टिकी हुई है। और जो कंट्री सर्विस सेक्टर पे टिकी हुई है वो कभी सेल्फ रिलायंट बन सकती है? नहीं बन सकती। वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस जमा सकती है? नहीं जमा सकती। तो तुम हमेशा डिपेंडेंट हो। अब तुम्हें कोई भी चीजें बनानी, अभी तुम देखो लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप करो। अभी कह रहे हैं ना लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी से जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा हमें, क्योंकि हमें सोलर पैनल बनाना नहीं आते, सोलर वेफर बनाना नहीं आते हमें। और बनाना भी आते हैं तो कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा? तो
जहां से आराम से पैसा कमाया जा सकता है तो वहां से कमाओ ना। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्टर, सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट कहां से करती है, चाइना से इंपोर्ट करती है इंडिया। और हम कहते हैं हम चाइना को आंख दिखा देंगे। ऐसे कैसे आंख दिखा दोगे भाई, तुम इनडायरेक्टली चाइना पे डिपेंडेंट हो। ये अपनाओ ना भाई कि तुम चाइना पे डिपेंडेंट हो। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि तुम चाइना पे डिपेंडेंट हो। अभी कुछ समय से प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत कुछ काम करने की कोशिश की है। जैसे तुम्हारा मेक इन इंडिया लेके आया। तो मेक इन इंडिया का वो ही है कि भारत देश में चीजें प्रोड्यूस हो। ठीक है, एक तुमने PLI स्कीम का नाम सुना होगा, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्टिव PLI, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम, कि तुम जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे उस हिसाब से तुम्हें इंसेंटिव मिलता जाएगा। तुमने अभी 2005 के बाद से सिस्टम देखा होगा इसका SEZ का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सुना है कि नहीं सुना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो तुम्हें इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि इंडिया एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में कैसे पहुंची। अब इंडिया MSME पे कितना काम करने की कोशिश, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि MSME को प्रमोट किया जाए। अभी नई नई डेफिनेशन चेंज कर दी है MSME की। MSME इंडिया का बैकबोन है। और तुम्हें हमने बता दिया कि MSME डेवलप्ड होगा तो डायरेक्ट लिंक क्रिएट करेगा प्राइमरी। तुम्हें 3 सेक्टर पता है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, पता है कि नहीं पता है। ये UPSC 2024 में क्वेश्चन आ चुका है इस पे प्री में, पता है कि नहीं पता है। प्राइमरी सेकेंडरी निकालना 2024 का क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है। इकोनॉमी शुरू होने से पहले वो बताते हैं कि भाई ये 3-4 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अब तो और बहुत सारे सेक्टर हो गए। निकालो 2024 का क्वेश्चन। अभी तो UPSC की आंसर शीट भी नहीं आई। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब अपने आप तुम्हें अगर ये स्टोरी समझ में, सुनना अभी रुक जाओ, अभी तुमने ये स्टोरी सुनी, अब तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जॉबलेस ग्रोथ क्यों देश में हो रही है। क्यों हो रही है जॉबलेस ग्रोथ? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है, एग्रीकल्चर के लोग थे वो शिफ्ट नहीं हो पाए। और सर्विस सेक्टर स्किल्ड मांगता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारे अनस्किल्ड लोग हैं। ठीक है, और वो अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है, तो वो सर्विस सेक्टर में आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर तुम देखो 52 से 54% है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट शायद 20 से 25% ही देता है। और एग्रीकल्चर हमारा कुछ 18% का GDP या 16 से 18% होगा, देख लेना, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट मोर देन 50% देता है। तुम सोचो, और तुम सोचो कि 16 से 18% तक सिर्फ इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी GDP में कंट्रीब्यूशन हो 50% तक इस पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो सोचो कि एग्रीकल्चर फार्मर की इनकम कितनी कम होगी। नहीं समझ में आया? मान लो सर्विस सेक्टर है, ऐसे नहीं समझ में आती। छोटा ब्रेक कर दो चीजों को बिल्कुल बारीकता से। 100 रुपए की पूरी इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें 100 रुपए की इकोनॉमी है, टोटल लोग कितने लगे हुए हैं? 100 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बोला कि 18% है, मतलब 18 100 रुपए की पूरी इकोनॉमी है तो 18 रुपए की हो गई एग्रीकल्चर। अब मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया? मैन्युफैक्चरिंग शायद कितना परसेंट है? 22-24% है। ठीक है, देख लेना 23 से 24%। मैन्युफैक्चर नहीं, मतलब इसे पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रियल 25% मान लो। ठीक है, 25 हो गए। समझ में आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं? और सर्विस सेक्टर
कितना बचा इनमें कैसे 25 18 कितने हो गए, मतलब हाँ सही 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 जा रहा है अपन, कुछ 55% इसको मान लो, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे कर देना, ठीक है। मतलब कहने का है कि अपन ने 100 निकाल लिए, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि इसमें 25 रुपए है, इसमें 55 रुपए है, इसमें 25 रुपए है, इसमें 18 रुपए है। अब 100 लोग हैं तुम्हारे पास टोटल, इसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 25 लोग काम कर रहे हैं और बचे हुए जो लोग हैं 25 लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर इनको जा रहा है तो 1 रुपए जा रहा है प्रत्येक को, ठीक है, जनरली बता रहा हूं मैं तो। और इनको कितना जा 2 रुपए से ज्यादा जा रहा है, और इनको 18 से 50, सोचो तुम पॉइंट कितना कम जा रहा है। तो इसलिए और ये तो हो गई वो बात जो सीधी सीधी है। अब हर एक सेक्टर में इनइक्वालिटी है। तुमने देखा होगा, रिच फार्मर देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, पुअर फार्मर देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जिन्हें अपन मार्जिनलाइज्ड फार्मर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है किसी के पास। तो और ये इनकम का 80% किसके पास है, रिच फार्मर के पास। तो 20%, अब बचा कितना 20%, ठीक है। और पॉपुलेशन, और ये रिच फार्मर कितने होंगे मैक्सिमम, रिच कितने लोग होते हैं, ज्यादा लोग तो होते नहीं, मान लो 50 में से 10 लोग हो गए रिच, तो 10 लोगों के पास 80% इनकम है किसकी, एग्रीकल्चर की। और 90 और जो बचे कितने 40 लोग, 40 लोगों के पास से 20%, वो क्या, हाँ इसका 18 का 20%, 18 का 20% कितना हुआ, मान लो 2-3 रुपए हुए, ठीक है, मान लो। अब कौन गलत लगाए, ठीक है लगा लो, ठीक है। अब इनको 2-3 रुपए में 40 लोगों को खाना खिलाना है। तुम्हें ये चीज समझ में आ रही मैं बोल के आ रहा हूं, फील कर पा रहे हो तुम कि नहीं। इसलिए फार्मर हिंदुस्तान में सुसाइड करते हैं, इसलिए हमारे देश में किसान की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा बद से बदतर है। और एमएसपी का भी फायदा कौन उठाएंगे, प्रोड्यूस ये करना है रिच फार्मर, तो सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा कौन उठाएंगे, यही उठाएंगे। अब तुम महसूस कर पा रही हो कि हाल कितना बुरा है फार्मर्स का इंडिया में, ठीक है। और ये हर एक सेक्टर की हाल है। ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर की इनइक्वालिटी की बात हो गई, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की कुछ इनइक्वालिटी होगी। इसमें एमएसएमई भी आता है, इसमें टेक्सटाइल भी आते हैं, इसमें शुगर मिल भी आता है, इसमें स्टील इंडस्ट्रीज भी आती हैं, इसमें कोल इंडस्ट्रीज भी आती हैं, इसमें पावर इंडस्ट्रीज भी आती हैं, पावर जिससे तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, ये सारे आते हैं। अब जो चीज जो जिनकी डिमांड होगी या जिनमें अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा वो तो कमा रहे होंगे। तो एमएसएमई क्यों नहीं कमा पा रहे हैं इतना पैसा, क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में लुढ़कती जा रही है, क्यों शुगर मिल, ये सारी मिल्स लुढ़कती जा रही हैं, इसलिए लुढ़कती जा रही है क्योंकि इनकी कोई डिमांड इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है इन पे। तो ज्यादातर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाएंगे, जहां से वो उनको पैसा मिलता है, तो इनमें क्यों लगाएंगे पैसा, ठीक है। तो वही बात है, 25 रुपए का फिर डिवाइड कर लो ना तुम। ऐसे ही सर्विस सेक्टर तो चलो फिर भी ठीक है, पैसा है। तो समझ में आ रहा है ये चीज। अब ये चीज तुमने समझ ली तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इनइक्वालिटी क्या होती है, समझ में आया। और तुम्हें ये चीज भी समझ में आ गई होगी, तो अब तुम्हें ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नहीं समझ में आया, इनइक्वालिटी समझ में आई कि नहीं आई। ये हमने तुम्हें इनइक्वालिटी बता दी रियलिटी में। कोई तुमसे पूछे क्या है इनइक्वालिटी, ये है इनइक्वालिटी, भेदभाव छोड़ो तुम, ये होती है इनइक्वालिटी, रियल इनइक्वालिटी। क्या ना 100 रुपए हैं, 100 लोग हैं, अब बांटा बांटी कर लो, ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसकी गलती है ये सब चीज की पे। और सर्विस सेक्टर में भाई ब्यूरोक्रेसी के पास इतना पैसा होगा, अखंड पैसा होगा। भाई ये काम करो तो इसका पैसा दो, इस काम करो तो इसका पैसा दो, ये काम करो इसका पैसा दो। फिर ब्यूरोक्रेसी में भी जो रिच, जो मतलब उसमें भी अलग अलग क्लास हैं। कांस्टेबल 100 से काम चला रहा है,
500 से काम चला रहा है मैक्स टू मैक्स, और IAS IPS ऑफिसर्स बनते हैं वो अलग लेवल के पैसे अर्न करते हैं। तुमने देखे 800 करोड़ रुपए निकल रहे हैं कुछ कुछ की मतलब अकाउंटों से भाई, उनके भी ऊपर होते नेता। सोचो तो ये सोसाइटी का किस लेवल का इनइक्वल स्ट्रक्चर है। और जब तुम इस पूरे पार्ट को सोसाइटी से ऐड कर दोगे तो उसमें तुम देखोगे कि वुमेन जेंडर इशू आ जाएगा, उसमें कास्ट इशू आ जाएगा, ठीक है, उसमें तुम्हारा ये मिडिल क्लास अपर क्लास आ जाएगी, ठीक है, पुअर क्लास आ जाएगी। तो यही चीज तुम्हारी सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ से तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तुम्हें समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही? तो आज तुम्हारी कुछ कुछ आंखें खुली होंगी जीवन में।